तो नमस्कार, क्या हालचाल। ओके क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूँ दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछे गए थे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ और सारे प्रश्नों का हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में एनालिसिस करने वाले हैं। आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके का पेपर प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था। बहुत शानदार क्वेश्चन है। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण में किस राजवंश ने सहयोग किया था। राष्ट्रकूट वंश ने। क्वेश्चन आ जाएगी राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, एग्जाम में आ सकता है। तो संस्थापक कौन थे आपके, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे आपके कौन, दंती दुर्ग थे। नाम याद रखना, दंती दुर्ग। सर क्वेश्चन आ जाएगी चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे, एग्जाम में आ सकता है। तो चालुक्य वंश के थे पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम किस वंश के थे, चालुक्य वंश के थे। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे, सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज। कौन थे, मूलराज प्रथम सोलंकी वंश के संस्थापक थे। और गुप्त वंश के तो सब जानते हैं कौन थे, श्रीगुप्त थे। ठीक है, याद रखें। तो किस राजवंश ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था। राष्ट्रकूट वंश ने। याद रखें, संस्थापक दंती दुर्ग है। कलकत्ता, जिसको अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो कलकत्ता में सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी, रिचर्ड वेलेस्ली ने। किसने, रिचर्ड वेलेस्ली ने। वॉरेन हेस्टिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। चार्ल्स कॉर्नवालिस ने क्या किया था सर, तो चार्ल्स कॉर्नवालिस ने किया था आपके स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसने शुरू की थी, स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसने शुरू की थी, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। सर कब की थी ये भी बता दीजिए। तो 1793 में। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली कब शुरू की गई थी, 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, याद रखें। अच्छा, यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर। ठीक है, सॉरी गलती हो गई, मैंने भारत का बता दिया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना द्वारा अनुपालित प्रणालियों के अनुसार लिंगानुपात को जनसंख्या में प्रति खालिस्तान पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो लिंगानुपात क्या है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो कितने पुरुष हो जाएंगे सर, 1 लाख। सर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है, केरल का है। सबसे ज़्यादा किसका है, केरल का है। कितना है, 1084, यानी कि 1000 लड़के हैं, 1084 क्या है, लड़कियां हैं। ठीक है, सबसे कम किसका है, हरियाणा का है। कितना है, 877 है। 1000 लड़के हैं, 877 लड़कियां हैं। ठीक है, बहुत कम है किसका, हरियाणा का। और हमारे भारत का ही बात करें, ओवरऑल पूरे इंडिया की बात करें तो 943 क्या है, 943 क्या है, लिंगानुपात है। ठीक है, याद रखें। निम्नलिखित में से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 2020 से सम्मानित नहीं किया गया। देखो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, पहले तो आपको ये आना चाहिए। तो ये दिया जाता है किसको, कोच को, यानी कि गुरु को दिया जाता है। ठीक है, द्रोणाचार्य गुरु थे तो इसलिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, गुरु को दिया जाता है। तो 2020 में किसे सम्मानित नहीं किया गया था, धर्मेंद्र तिवारी को सम्मानित नहीं किया गया था। सर लेकिन अब तो 2022 का पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। 2022 में किसको मिला, एक तो मिला किसको, जीवन ज्योत को मिला। एक किसको मिला, जीवन ज्योत को मिला। मोहम्मद अली कमर को मिला, किसको, मोहम्मद अली कमर को मिला। इसके अलावा सुमा सिद्धार्थ को मिला, सोमा सिद्धार्थ। ठीक है, सोमा सिद्धार्थ को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। तो इन सबको जो है आपका क्या मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए।
तो देखो 2020 में धर्मेंद्र तिवारी को नहीं दिया गया था, ये क्वेश्चन था। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है, गुरु को दिया जाता है। 2022 में जीवन जोत को मिला, मोहम्मद अली कमर को मिला, सोमा सिद्धार्थ को मिला, और भी बहुत सारे नाम हैं। इन सबको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए हैं। 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुनीता नारायण को किस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? तो 2023 में किसमें 2005 में पद्मश्री से सम्मानित सुनीता नारायण को। तो सुनीता नारायण क्या है? एक विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में जाना जाता है सुनीता नारायण को। पद्म पुरस्कारों की बात करें, शुरुआत हुई थी 1954 में। तो बात करते हैं कि 2023 में कितने लोगों को दिया गया पद्म पुरस्कार? 2023 में कितने लोगों को दिया गया? 106 लोगों को दिया गया, जिसमें आपके क्या थे? 6 तो क्या थे? पद्म विभूषण थे। 6 तो पद्म विभूषण थे। 9 क्या थे? पद्म भूषण थे। 9 क्या थे? पद्म भूषण थे। और 91 क्या थे? पद्म श्री थे। सब चीज़ों को नोट कर लीजिए, ठीक है। 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है 2023 में। सुनीता नारायण का संबंध विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र से है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए 2020-21 के बजट भाषण के अनुसार भारत खालिस्तान तक जन औषधि केंद्र योजना का सभी जिलों में विस्तार कर दिया जाएगा। जन औषधि केंद्र योजना का सभी जिलों में विस्तार कब तक कर दिया जाएगा? 2024 तक कर दिया जाएगा। सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा स्तूप है? दमेख स्तूप। दमेख कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और चौखंडी स्तूप ये भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक आपका बिहार से पूछा जाता है केसरिया स्तूप जो कि भारत का सबसे ऊंचा स्तूप है, कहाँ पर है? बिहार में है। तो सांची का महान स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन आ जाएगा कि स्तूपों का संबंध किस धर्म से होता है? बौद्ध धर्म से। स्तूप किस धर्म से संबंधित होते हैं? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है उत्तर प्रदेश में है। एक आपका भीतरगांव मंदिर पूछा जाता है, भीतरगांव मंदिर, ये भी आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, नोट कर लीजिए। एक आपका राजस्थान से मंदिर पूछा जाता है, एक तो बेणेश्वर धाम राजस्थान से पूछा जाएगा। इसके अलावा आपका जो जैन मंदिर है, ठीक है, जैन मंदिर राजस्थान का जैन मंदिर है, ये भी कहाँ पर है? राजस्थान में है। एक आपसे ब्रह्मा जी का मंदिर पूछा जाएगा, ये भी कहाँ पर है? राजस्थान के पुष्कर में स्थित है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। प्राचीन विद्वान पाणिनि को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो पाणिनि को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में। पाणिनि की कुछ पुस्तकें हैं जैसे कि अष्टध्यायी के लेखक कौन है? आपके पाणिनि हैं। धातुपाठ के लेखक भी कौन है? आपके पाणिनि है, ठीक है, नोट कर लीजिए, अष्टध्यायी और धातुपाठ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है? समुद्री मत्स्य प्रजाति कौन सी नहीं है? कतला, ठीक है, सही आंसर क्या हो जाए? कतला। क्वेश्चन आता है कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन, ठीक है, मत्स्य पालन, उत्पादन नहीं सॉरी पालन, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? चेतन भगत है। इन्होंने ही हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक लिखी थी, ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक भी कौन है? चेतन भगत हैं। झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक एग्जाम में पूछी जाएंगी तो लिखो द नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी है। और उपयुक्त पृथ्वी इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? आपके झुम्पा लाहिड़ी हैं, नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण स्थायी ऊतक है? निम्न में से कौन सा एक साधारण स्थायी ऊतक है? मृदूतक। कौन सा है? मृदूतक, नोट कर लीजिए। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से
किस बैंक ने वित्तीय सेवाओं के विषय पर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को प्रशिक्षित करने और कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की है? तो एनएसडीसी के साथ में किसने साझेदारी की? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। किसने? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। निम्नलिखित में से किसे दर्शन की साक्ष्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो दर्शन साक्ष्य की स्थापना किसने की थी? कपिल मुनि ने की थी। गौतम ने किस साक्ष्य की स्थापना की? ठीक है, किस दर्शन की स्थापना की? न्याय दर्शन की। न्याय दर्शन की स्थापना किसने की? गौतम ने की। कणाद ने किसने की? वैशेषिक दर्शन की। वैशेषिक दर्शन की स्थापना किसने की थी? कणाद ने की थी। नोट कर लीजिए। और एक आपके पतंजलि, ठीक है, योग दर्शन। योग दर्शन की स्थापना किसने की थी? पतंजलि ने की थी। ठीक है, तो कपिल ने किसकी की? साक्ष्य दर्शन की। पतंजलि ने किसकी की? योग दर्शन की। कणाद ने किसने की? वैशेषिक दर्शन की। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था? तो इंटरनेशनल रेलवे यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया? अरुण कुमार को नामित किया गया। वर्तमान में भी यही है। ठीक है, 2020 में भी बने थे और अब भी कौन है? अरुण कुमार ही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं जया वर्मा। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपसे, अगला क्वेश्चन पूछा गया भीतरगांव नामक, ठीक है, भीतरगांव का मंदिर अभी बता के आ चुका हूँ, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है पारंपरिक दशावतार नाम की रंगमंच शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पारंपरिक दशावतार मंदिर, ठीक है, दशावतार देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? दशावतार नाम की रंगमंच शैली किस राज्य की है? कोंकण की है। ठीक है, कोंकण किस क्षेत्र की है? कोंकण। कोंकण कहाँ पर है? गोवा में है। देखो इनको मैं बता देता हूँ। कोंकण कहाँ पर है? गोवा में। कलिंग किसका नाम है? उड़ीसा का। थार मरुस्थल कहाँ पर है? राजस्थान में। कच्छ का रण गुजरात में है। ठीक है, कच्छ का रण कहाँ पर है? गुजरात में है। सारी चीज़ों को नोट करें। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित मनिक बत्रा एक समव्यावसायिक खिलाड़ी हैं, प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं। तो मनिक बत्रा का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से है। एक आपसे पूछा जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदला गया? तो 2021 में इसका नाम बदला गया। क्या किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। और 2023 में 2022 में किसको मिला? शरत कमल अचंता को। 2022 में किसको मिला? शरत कमल अचंता को मिला। इस बात को आप नोट कर लीजिए। और शरत कमल अचंता का संबंध भी किससे है? टेबल टेनिस से है। नोट करें। पृथ्वी के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग कितनी प्रति किलोमीटर होती है? तो पृथ्वी के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग कितनी होती है? 30 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। ठीक है, नोट करें। पूंजी आयोग, जिसे वर्ष 2007 में श्री मदन मोहन पुंछी आयोग है, ठीक है, पुंछी आयोग जिसे वर्ष 2007 में श्री मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में निर्मित किया गया था, जिसने 2010 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, किस पर सुझाव देने के लिए बनाया गया था? तो केंद्र राज्य संबंधों में सुझाव देने के लिए पुंछी आयोग बनाया गया था। कब? 2007 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना की गई? तो जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपकी कब? 101वें संविधान संशोधन 2016 में। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण। ठीक है, आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण से कौन संबंधित है? 103वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण, अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण 104वां संविधान संशोधन। और 102वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 आर्टिकल नए संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, तो जीएसटी परिषद की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा हुई थी? 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा।
वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो बहुत बार मैं इस प्रश्न को बता चुका हूँ। दिल्ली पुलिस में लगभग ये क्वेश्चन 10 बार रिपीट हो चुका है। वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? मलाला यूसुफजई है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO मासिक आधार पर प्रौद्योगिकी उत्पादन सूचकांक की गणना और प्रकाशन करता है। सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है? तो किसको लिया जाता है? 2011-12 को लिया जाता है। चोल प्रशासन के संबंध में वेट्टी शब्द का अर्थ क्या होता था? तो वेट्टी बहुत बार बता चुका हूँ। वेट्टी क्या होता है? एक कर होता है, ठीक है, जो कि चोल प्रशासन के संदर्भ में सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के कुल कितने अध्यक्ष होते हैं? RBI की जो मौद्रिक नीति समिति होती है ठीक है, तो इसके कुल कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। पहले गवर्नर C राजगोपालाचारी थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो देखो 3 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, हर एक चीज़ एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। आत्मघाती थैली लाइसोसोम, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, और कोशिका का किचन यानी कि रसोई घर। कोशिका का रसोई घर कौन है? तो कोशिका का रसोई घर के नाम से किसको जाना जाता है? हरित लवक को जाना जाता है। किसको? हरित लवक को जाना जाता है। नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आत्मघाती थैली लाइसोसोम हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस हो गया, हरित लवक रसोई घर हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2015-16 के बाद औसतन 5 व्यक्तियों वाला एक परिवार जो प्रतिदिन 2 शाकाहारी थैलियों को भोजन करता है, उस घर में प्रतिवर्ष औसतन लगभग कितने की कमाई हुई? कितने की कमाई हुई? 10,887 रुपये की। क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? यानी ये जो आपकी शिफ्ट है ये बहुत ज़्यादा मतलब कठिन मान सकते हैं इसको, ठीक है। ये वाली जो शिफ्ट थी आपकी हार्ड थी, क्योंकि बहुत सारे लोग 3 क्वेश्चन तो आपके किससे पूछे जा चुके हैं? लेखक और लेखिकाओं से पूछे जा चुके हैं। तो क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन थे? लिसा रे थे। शिल्पा शेट्टी की पुस्तक एग्जाम में पूछी भी जा सकती हैं, ठीक है। तो लिखो डोमेस्टिक डायरी, ठीक है। पहली पुस्तक का क्या नाम है? डोमेस्टिक डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? शिल्पा शेट्टी हैं। और द ग्रेट इंडियन डाइट, द ग्रेट इंडियन डाइट, इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? आपकी शिल्पा शेट्टी है। क्वेश्चन आ जाएगी ऋषि कपूर की पुस्तक का नाम क्या है? खुल्लम खुल्ला। खुल्लम खुल्ला किसकी पुस्तक है? ऋषि कपूर की पुस्तक है। युवराज सिंह की पुस्तक का नाम द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो देखो शिल्पा शेट्टी की पुस्तक डोमेस्टिक डायरी, दूसरी पुस्तक का नाम द ग्रेट इंडियन डाइट, ऋषि कपूर की पुस्तक का नाम खुल्लम खुल्ला, युवराज सिंह की पुस्तक का नाम द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, और यहाँ पर पूछा है क्लोज टू द बोन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपके लिसा रे है। अगला क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में किया था। नोट कर लीजिए। 31 अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से क्रिकेटरों में से कौन टेस्ट मैचों में तीसरा सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज था? ठीक है, तो तीसरा सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है? अनिल कुंबले हैं। कौन है? अनिल कुंबले हैं। असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में बाहोना क्या है? तो बाहोना क्या है? एक रंगमंच का रूप है। किसकी संस्कृति के संदर्भ में? असम की संस्कृति के संदर्भ में बाहोना का क्या है? एक रंगमंच का रूप है। अगला क्वेश्चन है अपने केंद्रीय बजट 2021 के भाषण में
केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार निम्नलिखित में से खालिस्तान की स्थापना करेगी। तो सरकार किसकी स्थापना करेगी? राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की जो है सरकार क्या करेगी? स्थापना करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये घोषणा की थी। जनपद काल के दौरान विष शब्द का अर्थ क्या होता था? विष का मतलब वैसे तो क्या होता है? विष का मतलब क्या होता है? जहर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या पता है? जनपद काल के दौरान विष शब्द का अर्थ क्या होता था? साधारण लोग होता था। ठीक है, क्या होता था? साधारण लोग। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस निम्नलिखित में से किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? हेलियोडोरस किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? भगभद्र के दरबार में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा के सभापति नहीं रहे या रही है? तो लोकसभा की सभापति कभी भी कौन नहीं रही? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। वर्तमान में लोकसभा के सभापति कौन है? वर्तमान में लोकसभा के सभापति हैं आपके ओम बिड़ला, यानी कि अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है? तो उल्का पिंड के गिरने से किसका निर्माण हुआ है? लोनार झील का हुआ है। ठीक है, लोनार झील का निर्माण किससे हुआ? उल्का पिंड के गिरने से। और लोनार झील है कहाँ पर? तो ये है आपकी महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो संघ और राज्यों के बीच में संबंधों से कौन सा भाग है? भाग 9 है, भाग 11 है। ठीक है, ऊर्जा के आदर्श प्रमाण में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल खालिस्तान पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी, बाकी पर्यावरण में क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। तो अगर 500 जूल ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो पौधे द्वारा कितनी अवशोषित करी जाएगी? सिर्फ 5 जूल। कितनी अवशोषित की जाएगी? 5 जूल। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी 2025 तक भारत से हो जाएगी? तो 2025 तक भारत से उन्मूलित कौन सी बीमारी हो जाएगी? क्षय रोग हो जाएगा। ये क्या है? अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? तो लैक्टोमीटर दूध की मापने के लिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। और किस प्रणाली पर आधारित होता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से कौन सी झील अलग होती है? तो पुलिकट झील अलग होती है कहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश में है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? ये है आपकी केरल में। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और कालीवली झील कहाँ पर है? कालीवली झील है आपकी तमिलनाडु में। ठीक है, वेम्बनाड केरल में, चिल्का उड़ीसा में, पुलकिट आंध्र प्रदेश में और कालीवली तमिलनाडु में स्थित है। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। क्रिकेट खिलाड़ी सिमरोन हेटमायर कहाँ के हैं? तो सिमरोन हेटमायर जो है कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के हैं। ठीक है, वेस्ट इंडीज की कौन है? सिमरोन हेटमायर। अगला क्वेश्चन, नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्हें मामल्ल के नाम से भी जाना जाता था, किस राजवंश के शासक थे? तो नरसिंह वर्मन प्रथम किस राजवंश के शासक थे? पल्लव वंश के शासक थे। बात करते हैं, नरसिंह वर्मन प्रथम ने पंचरथ मंदिर का निर्माण करवाया था। पंचरथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये पंचरथ मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है, नोट कर लीजिए। पादप के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है? तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कौन सा भाग दर्शाता है? जड़ दर्शाती है, नोट कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन इंडिया? कौन सी एक संवैधानिक पोस्ट नहीं है भारत में? तो सोलिसिटर जनरल। ठीक है, सोलिसिटर जनरल जो है भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। भारत की जनगणना में निम्नलिखित में से किस वर्ष में पूर्ववर्ती जनगणना की तुलना में भारत में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई थी? तो कब दर्ज की गई थी? 1981। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में वैश्विक रेटिंग एजेंसी एंड पुअर्स ने वर्ष 2021-22 के दौरान भारत की वास्तविक जीडीपी की वृद्धि का अनुमान कितना लगाया था? कितना था? 8.5 था। 2023 में ये अनुमान कितना है? 6.5% बढ़ने का। ठीक है, 20 में तो मतलब 21-22 में तो 8.5 था, 2023 में कितना है? 6.5। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन गिव्स कलर विच मतलब ग्रीन कलर विथ विच द फॉलोइंग इंडिकेटर्स। तो किसके साथ में? चाइना रोज के साथ में जो है बेकिंग सोडा ग्रीन कलर देता है। 50वां क्वेश्चन आज का लास्ट है। सितंबर 2020 में यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा को समाप्त करने के अपने कार्यों के लिए सेलिब्रिटी वकील के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा की थी? आयुष्मान खुराना की। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।